अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू वीडियो कंपेनियन। आज की इस वीडियो में हम MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स का लेक्चर नंबर 16 कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 15 में हमने स्पीच को देखा था, स्पीच के इंट्रोडक्शन को देखा था, हमने इंट्रोडक्शन को बनाना सीखा था। अगर हमारा एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया है तो हमने अब अपनी ऑडियंस को इस बात पर राज़ी कर लिया है कि वो हमारी स्पीच को सुने। उसके बाद हम अब इसकी मेन पॉइंट्स और बॉडी को देखेंगे कि बॉडी कैसे बनाई जाती है। लेक्चर नंबर 16 इसी पर फोकस करता है। लेक्चर नंबर 16 का फोकस स्पीच के बॉडी पर है। बॉडी वो हिस्सा होता है जहां हम अपनी थीसिस स्टेटमेंट्स को अपने मेन पॉइंट्स और सपोर्टिंग मटेरियल के जरिए तफसील से बयान करते हैं। हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि स्पीच को आउटलाइन करना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। इसके बाद हम 4 ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स देखेंगे और पढ़ेंगे जिनमें इस्तेमाल करके हम अपने आइडियाज़ को एक लॉजिकल तरतीब दे सकते हैं ताकि ऑडियंस आसानी से उसे फॉलो कर सके। तो पहला टॉपिक है पर्पज़ ऑफ एन आउटलाइन। जब आपकी रिसर्च मुकम्मल हो जाएगी और आपके मेन पॉइंट्स तैयार हो जाएं तो अगला कदम होता है आउटलाइन बनाना। एन आउटलाइन इज एन स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क दैट अरेंज द मेन पॉइंट एंड सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ स्पीच इन ए लॉजिकल हायरार्की। आउटलाइन 3 पर्पस होते हैं, जिसमें पहला होता है इट हेल्प्स पुट ऑर्डर टू द इंफॉर्मेशन। ये आपकी बिखरी हुई इन्फॉर्मेशन को एक तरतीब देता है। दूसरा होता है इट सर्व्स एज ए मॉडल टू चेक योर वर्क। इसे देखकर आप चेक कर सकते हैं कि आपके तमाम पॉइंट्स लॉजिकल हैं और थीसिस को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। इट सर्व्स एज ए गाइड फ्रॉम विच टू डिलीवर योर स्पीच। ये आपके लिए नोट्स के काम करते हैं कि जब आप स्पीच दे रहे हों तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया हुआ है हैंडआउट में, तो इस फॉर्मेट को देखें तो ये एक स्टैंडर्ड आउटलाइन स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो रोमन न्यूमेरिकल हैं 1, ये 2 एंड ये 3, ये 2 और ये मेन पॉइंट्स को जाहिर करते हैं। मेन पॉइंट्स के लिए हम ये रोमन न्यूमेरिकल्स यूज़ करते हैं। फिर आ जाते हैं कैपिटल लेटर्स जिनमें A, B, C वगैरह हैं, ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स के लिए होते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे नंबर्स जो कि सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, जैसे कि जिसमें हम एग्जांपल्स देते हैं या स्टैट्स बताते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स है जिसमें पहला होता है स्पाइटल, क्रोनोलॉजिकल, टॉपिकल एंड लॉजिकल। हम इनको डिटेल में देखते हैं। हमारी आउटलाइन को स्ट्रक्चर देने के लिए आप इनमें से कोई एक पैटर्न चुन सकते हैं जो आपके टॉपिक और मकसद के लिए सबसे मुनासिब हो, जिसमें पहला है स्पाइटल ऑर्डर। जब आप किसी चीज़ को उसकी जगह या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से डिस्क्राइब कर रहे हो, इसमें आप चीज़ों को डायरेक्शन के हिसाब से अरेंज करते हैं, जैसे कि ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, मशरक़ से मगरब या मुख्तलिफ डायरेक्शंस में। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि एक बिल्डिंग को हमने डिस्क्राइब करना हो, उसका हम बेसमेंट से स्टार्ट करके रूफ तक एक्सप्लेन कर देते हैं, या फिर हम इसमें रूफ से लेकर बेसमेंट तक एक्सप्लेन करते हैं। इसमें एक ऑर्डर मैटर करता है। एग्जांपल ये हैंडआउट्स में भी एक दी हुई है कि जब हम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को यानी कि एसेंट्स को उन पर बात करते हैं, तो जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। एसेंट्स इन ईस्ट हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ है, जिसमें हम देखते हैं फर्स्ट मेन पॉइंट डिस्कस द पेशावर ब्रांच, ये इस्लामाबाद, लाहौर एंड कराची। इस तरह एक ऑर्डर में है। दूसरा हमारा ऑर्डर है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जब आप किसी चीज़ को टाइम के हिसाब से सीक्वेंस में बयान कर रहे हों, यानी हिस्ट्री, प्रोसेसेस या हाउ टू स्पीचेस के लिए बेहतरीन है। आप चीज़ों को इस तरतीब से बताते हैं कि तरतीब या से वो जिस तरतीब से वो हुए होते हैं, जैसे वो वकूअ पज़ीर होते हैं, जैसे कि पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ और आखिर में क्या हुआ। इसमें एक एग्जांपल है कि लाहौर की हिस्ट्री बताना। आप 10 साल पहले बता देते हैं, आप 10 साल पहले, 5 साल पहले और आज ये क्या है। इस तरतीब को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करते हैं। दूसरी एग्जांपल हो सकती है एक बेनिफिट कंसर्ट की कहानी बताना कि उसकी क्रिएशन कैसे हुई, फिर उसने कैसे प्लानिंग की, फिर उसकी परफॉर्मेंस और क्या रिजल्ट मिले। नेक्स्ट हमारा ऑर्डर है टॉपिकल ऑर्डर। जब आपका टॉपिक कोई अलग अलग सब टॉपिक या कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है तो ये सबसे अहम और फ्लेक्सिबल पैटर्न होता है। आप अपने मेन टॉपिक को लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट की एक मेन पॉइंट बन जाता है, जिसमें एक एग्जांपल है कि एक बेनिफिट कंसर्ट की कैटेगरीज में आप डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि पहले आप उसकी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, फिर आपके उसके परफॉर्मर्स, फिर स्पॉन्सरशिप्स और फिर ऑडियंस। नेक्स्ट हमारा ऑर्डर है लॉजिकल ऑर्डर। इसके अंदर मजीद 4 पैटर्न्स आते हैं। ये ज़्यादातर परस्यूसिव यानी कि कायल करने वाले स्पीचेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें आपने किसी चीज़ के लिए किसी को एग्री करना होता है या राज़ी करना होता है, मनाना होता है। जैसे कि व्हेन टू यूज़, जब आप ऑडियंस को किसी प्रॉब्लम के बारे में आगाह करना चाहते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। आप पहले प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, यानी कि आप मसले को तफसील से बयान करते हैं। उसके फिर आप सोल्यूशंस बताते हैं। प्रपोज द बेस्ट सोल्यूशन, आप अपने पेश कर दे डिफरेंट सोल्यूशंस में से आप उनको कोई बेस्ट सोल्यूशन बताते हैं, उसकी दलीलें देते हैं और ये सबसे बेहतर है। इसकी एग्जांपल देखें तो फैट डाइट्स प्रॉब्लम, सीक प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस, ये आप सोल्यूशन देते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास काज एंड इफ़ेक्ट्स। जब आप किसी चीज़ की काजेज़ और उसके इफ़ेक्ट्स पर बात करना चाहते हैं, आप ये तो पहले वजूहात बताते हैं और फिर असरात बताते हैं। ये पहले असरात बताते हैं या फिर वजूहात, जिसमें एग्जांपल हो सकती है कि पीपल आर taught to be non-assertive, यानी कि they are punished for being assertive. Their role model are non-assertive. They learn to be passive. They learn to be aggressive. नेक्स्ट है डिडक्टिव ऑर्डर है हमारा। जब आपकी ऑडियंस आपके जनरल स्टेटमेंट से पहले ही एग्री करती हो, जैसे कि आप एक जनरल स्टेटमेंट से शुरू करते हैं और फिर स्पेसिफिक एग्जांपल्स देकर अपनी बात को साबित करते हैं। एग्जांपल है कि रीडिंग इज़ इम्पोर्टेंट, साइंटिफिक एग्जांपल ऑफ हाउ इट हेल्प इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आप उसकी फिर कंक्लूजन देते हैं, देयरफॉर एवरी स्टूडेंट नीड अ रीडिंग कोर्स। नेक्स्ट है इंडक्टिव ऑर्डर। जब आपकी ऑडियंस आपको थीसिस से डिसएग्री कर सकती हो या आपके टॉपिक सेंसिटिव हो, आप सेंसिटिव एग्जांपल से शुरू करते हैं, ऑडियंस को अपने साथ सोचने पर मजबूर करते हैं और आखिर में जनरल स्टेटमेंट्स या थीसिस पेश करते हैं। नेक्स्ट हमारे लेक्चर की कंक्लूजन है। तो बॉडी के बाद स्पीच का आखिरी हिस्सा आता है। ये सिर्फ स्पीच ख़त्म करना है नहीं होता है, बल्कि ऑडियंस पर एक आखिरी और गहरा असर होता है। कंक्लूजन यानी कि हमारी बॉडी की जो कंक्लूजन होती है, इसके कुछ पर्पसेस होते हैं कि फोकस ऑन अटेंशन ऑन थीसिस, लीव द ऑडियंस इन एप्रोप्रिएट मोड एंड गिव द ऑडियंस अ सेंस ऑफ कंप्लीशन। इसके भी डिफरेंट मेथड होते हैं, जिसमें पहले होता है समरी, कि अपने मेन पॉइंट या थीसिस को ब्रीफली दोहराना। इससे ऑडियंस को आपका मरकज़ी पैगाम ताज़ा याद रहता है। और समरी में आप डिफरेंट और मेन फ्रेजेस को लाजमी बोलें और टू कंक्लूड और ऑफन यूज़ करें। नेक्स्ट है कोटेशन और स्टोरी और एग्जांपल। अपनी स्पीच को एक यादगार कहानी, मिसाल या कोट पर ख़त्म करना जो कि आपके थीसिस को इलस्ट्रेट करती हो। ये ऑडियंस के दिमाग में एक इमेज छोड़ जाती है और जो उन्हें स्पीच के बाद भी याद रहती है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ पर्सनल इंटेंशन। ये बताना कि आप खुद को टॉपिक के बारे में क्या करने का इरादा रखते हैं। ये आपकी कमिटमेंट और सिंसेरिटी शो करता है कि ऑडियंस को इंस्पायर कर सकता है। नेक्स्ट है कॉल टू एक्शन। ये परस्यूसिव स्पीचेस के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल कंक्लूजन होती है। ये ऑडियंस को सिर्फ सुनने वाले से ज़्यादा करने वाला बना देता है। अगर स्पीच स्मोकिंग के खिलाफ है तो आखिर में ऑडियंस से कहना होगा, सो आई अर्ज यू थ्रो अवे योर सिगरेट पैक टुडे एंड टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड हेल्थियर लाइफ। फ्रेंड्स, यहीं तक था हमारा लेक्चर नंबर 16। हम इसको जल्दी से क्विकली समराइज़ कर लेते हैं। तो इस लेक्चर में हमने स्पीच के सबसे बड़े हिस्से यानी कि बॉडी को ऑर्गेनाइज करना सीखा। हमने जाना कि आउटलाइन इन्फॉर्मेशन को तरतीब देने के लिए हमने 4 ऑर्डर्स पढ़े थे, जिसमें स्पाइटल ऑर्डर था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था, टॉपिकल ऑर्डर था एंड लॉजिकल ऑर्डर था। आखिर में हमने स्पीच को कंक्लूजन डिज़ाइन करने के 4 डिफरेंट मेथड्स देखे, जिसमें समरी था, कोटेशन स्टोरीज थी, पर्सनल इंटेंशन एंड कॉल टू एक्शन था। स्टूडेंट्स, आप सबके लिए क्वेश्चन है कि इन 4 ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न जो हमने आज पढ़े हैं, जिसमें स्पाइटल था, क्रोनोलॉजिकल था, टॉपिकल था एंड लॉजिकल था, इनमें से आपको कौन सा पैटर्न सबसे ईजी और इस्तेमाल करने में आम लगता है? इसका जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल वीडियो कंपेनियन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।